चार महान अमेरिकी, वाशिंगटन, फ्रैंकलिन, वेबस्टर और लिंकन की कहानियां जो आपके जीवन को बदल देंगी। मूल लेखक जेम्स बाल्डविन, हिंदी अनुवादक यश माकड़ और हिंदी ऑडियोबुक.com द्वारा साल 2024 में प्रकाशित। आप इसे यूट्यूब के अलावा स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक और एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन की कहानी। जब जॉर्ज वाशिंगटन एक बालक थे तब संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था। यह भूमि यहाँ ठीक वैसे ही थी जैसे कि आज है। यह अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैली हुई थी, लेकिन लगभग पूरी भूमि जंगल और अज्ञात थी। अटलांटिक महासागर और एलेंगनी पर्वतों के बीच 13 उपनिवेश या बड़ी बस्तियां थी। इन उपनिवेशों में रहने वाले ज्यादातर लोग अंग्रेज लोग या अंग्रेजों के बच्चे थे और इसलिए इंग्लैंड के राजा ने उनके लिए कानून बनाए और उनके गवर्नर नियुक्त किए। इनमें सबसे नया उपनिवेश जॉर्जिया था, जो जॉर्ज वाशिंगटन के जन्म के 1 वर्ष बाद बसाया गया था। सबसे पुरानी कॉलोनी वर्जीनिया थी, जो 125 साल से बसी हुई थी। यह सबसे अमीर कॉलोनी भी थी और इसमें किसी भी अन्य कॉलोनी की तुलना में ज्यादा लोग रहते थे। उस समय वर्जीनिया में केवल 2 या 3 शहर थे और वे भी काफी छोटे थे। खेत या बागान अक्सर एक दूसरे से बहुत दूर होते थे। उनके बीच घने जंगल होते थे। लगभग हर एक खेत नदी या किसी अन्य बड़े जलाशय के पास होता था, क्योंकि वर्जीनिया में कई नदियां थीं। आज की तरह सड़कें नहीं थी, बल्कि जंगलों के बीच से होकर जाने वाले रास्ते थे। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते थे तो उन्हें पैदल, घोड़े पर या छोटी नावों में जाना पड़ता था। बड़े बागानों में रहने वाले कुछ अमीर लोगों के पास गाड़ियां थीं और कभी कभी वे 4 या 6 घोड़ों के पीछे शानदार ढंग से गाड़ी चलाते थे। उनके पीछे नौकरों और बाहरी सवारों की एक अच्छी टोली होती थी, लेकिन वे उन जगहों पर दूर तक गाड़ी नहीं चला सकते थे जहां सड़कें नहीं थी, और हम शायद ही समझ पाते हैं कि उन्हें इससे कोई खुशी कैसे मिलती थी। बागानों में लगभग सारा काम गुलामों द्वारा किया जाता था। 100 से ज्यादा सालों से जहाज अफ्रीका से निग्रो लोगों को ला रहे थे और अब वर्जीनिया में लगभग आधे लोग अश्वेत थे। बहुत बार इंग्लैंड के गरीब श्वेत लोगों को समुद्र पार करने के लिए कुछ सालों के लिए गुलाम के रूप में बेच दिया जाता था। जब उन्हें आजादी दे दी गई तो वे जो भी काम मिल जाता था उसे करते रहते थे, या फिर वे जंगलों में अपने लिए छोटे छोटे खेत साफ कर लेते थे, या फिर पश्चिम की ओर जाकर लकड़ी काटने वाले और शिकारी बन जाते थे। उस समय वर्जीनिया में बहुत कम पैसा था और वास्तव में इसका कोई खास उपयोग नहीं था, क्योंकि जब कोई दुकान, कोई स्टोर या खरीदने लायक कुछ भी नहीं था तो पैसे का क्या किया जा सकता था। आम लोग सन और ऊन उगाते थे, अपना कपड़ा खुद बुनते थे और अपने औजार और फर्नीचर खुद बनाते थे। अमीर लोग भी यही करते थे, लेकिन अपने बेहतर या बढ़िया सामान के लिए वे इंग्लैंड भेजते थे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में आज की तरह कताई और बुनाई के लिए बड़ी मिलें नहीं थी, किसी भी प्रकार के कारखाने नहीं थे और ढलाई खाना नहीं था जहां लोहे को पिघलाकर सभी प्रकार की उपयोगी और सुंदर चीजों का आकार दिया जा सके। जब जॉर्ज वाशिंगटन बालक थे तब दुनिया आज के जैसी नहीं थी। जॉर्ज वाशिंगटन के पिता के पास पोटोमैक नदी के पश्चिमी तट पर एक बड़ा बागान था। जॉर्ज के परदादा जॉन वाशिंगटन लगभग 80 साल पहले यहीं बस गए थे और तब से उनका परिवार यहीं रहता है। यह बागान वेस्टमोरलैंड काउंटी में था, उस जगह से लगभग 40 मील ऊपर जहां पोटोमैक चेसापीक खाड़ी में बहती है। वर्जीनिया के अपने नक्शे को देखकर आप देखेंगे कि वहां नदी बहुत चौड़ी है। बागान के एक ओर तथा उसके बीच से बहती हुई एक खाड़ी थी जिसे ब्रिज क्रीक कहा जाता था, और इसी कारण से इस स्थान को ब्रिज क्रीक बागान के नाम से जाना जाता था। यहीं पर 22 फरवरी 1732 को जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म हुआ था। हालांकि उनके पिता एक अमीर आदमी थे, लेकिन जिस घर में वे रहते थे वह न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत बढ़िया। कम से कम अब ऐसा नहीं माना जाएगा। यह एक चौकोर लकड़ी की इमारत थी जिसके भूतल पर 4 कमरे और ऊपर एक अटारी थी। छज्जे कम थे
और छत लंबी और ढलानदार थी। घर के प्रत्येक कोर पर एक बड़ी चिमनी थी और अंदर बड़ी बड़ी चिमनियां थी, एक रसोई के लिए और एक बड़े कमरे के लिए जहां आगंतुकों का स्वागत किया जाता था। लेकिन जॉर्ज इस घर में ज्यादा समय तक नहीं रहे। जब वे लगभग 3 साल के थे तो उनके पिता उन्हें हंटिंग क्रीक के पास नदी से कई मील दूर अपने दूसरे बागान में ले गए। इस नए बागान को पहले वाशिंगटन प्लांटेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे माउंट वर्नोन कहा जाता है। वाशिंगटन का घर जला दिया गया, लेकिन मिस्टर वाशिंगटन के पास रैपाहैनाक नदी पर अभी भी दूसरी जमीनें थी। वहां खोली जा रही कुछ लोहे की खदानों में भी उनकी दिलचस्पी थी और इसलिए अब परिवार को इस जगह ले जाया गया। रापाहैनाक के पास का घर ब्रिज क्रीक के घर जैसा ही था। यह ऊंची जगहों पर था जहां से नदी और कुछ घास के मैदान दिखाई देते थे, और नदी के दूसरी तरफ फ्रेडरिक्सबर्ग गांव था, जो उस समय वाकई बहुत छोटा गांव था। जॉर्ज अब 7 साल के हो चुके थे। उस समय वर्जीनिया में अच्छे स्कूल नहीं थे। वास्तव में लोगों को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पादरीगण के अलावा वहां बहुत कम शिक्षित लोग थे और कुछ पादरी तो बहुत अज्ञानी थे। कुछ सबसे अमीर परिवारों में अपने बड़े बेटों को इंग्लैंड के बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजना आम बात थी, लेकिन यह संदेहास्पद है कि इन नौजवानों ने किताबों के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। उन्होंने लंदन के समलैंगिक समाज में 1 या 2 सर्दियां बिताई और उन्हें सज्जनों के तौर तरीके सिखाए गए, और बस इतना ही। जॉर्ज वाशिंगटन के पिता ने युवावस्था में इंग्लैंड के एप्पलबी स्कूल में कुछ समय बिताया था, और जॉर्ज के सौतेले भाई लॉरेंस और ऑगस्टिक, जो उनसे कई साल बड़े थे, उनको भी उसी स्कूल में भेजा गया था। लेकिन किताबों की पढ़ाई ज्यादा काम की नहीं मानी जाती थी। बागान के काम धंधे को कैसे संभालना है, अपने बराबर वालों से विनम्र रहना, कॉलोनी के मामलों में नेता बनना, यही सबसे अच्छी शिक्षा मानी जाती थी। और इसलिए ज्यादातर नौजवानों के लिए अगर वे थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकें और कुछ साधारण हिसाब किताब रख सकें तो यह काफी था। लड़कियों के लिए पादरी उन्हें कभी कभार कुछ सबक दे सकता था, और अगर वे अच्छे शिष्टाचार सीख लें और अपने दोस्तों को पत्र लिख सकें तो उन्हें और क्या चाहिए। जॉर्ज वाशिंगटन के पहले शिक्षक एक गरीब सेक्सटन थे जिनका नाम मिस्टर हॉबी था। एक कहानी है कि वह इंग्लैंड से आने वाले का खर्च वहन करने में असमर्थ थे और इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए मिस्टर वाशिंगटन को गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। लेकिन यह कितना सच है मैं नहीं बता सकता। मिस्टर हॉबी से जॉर्ज ने आसान शब्दों में वर्तनी सीखी और शायद थोड़ा बहुत लिखना भी सीखा, लेकिन हालांकि बाद में वह बहुत सावधान और अच्छा लेखक बन गया। लेकिन जब तक वह जीवित रहा वह वर्तनी में बहुत खराब रहा। जब जॉर्ज लगभग 11 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। हमें नहीं पता कि उसके पिता की उसके प्रति क्या मंशा थी, लेकिन संभवतः अगर वह जीवित होता तो वह जॉर्ज को अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देता। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। हंटिंग क्रीक का बागान और वास्तव में मिस्टर वाशिंगटन की बाकी सारी संपत्ति सबसे बड़े बेटे लॉरेंस की संपत्ति बन गई। जॉर्ज को कुछ समय के लिए ब्रिज क्रीक में अपने भाई ऑगस्टिन के पास रहने के लिए भेज दिया गया, जो अब वहां पुराने घर के बागान के मालिक थे। माँ और छोटे बेटे रापाहैनाक फार्म पर ही रहे। ब्रिज क्रीक में रहते हुए जॉर्ज को मिस्टर विलियम्स के पास स्कूल भेजा गया, जो हाल ही में इंग्लैंड से आए थे। अभी भी कुछ अभ्यास देखने को मिल रहे हैं जो उस लड़के ने उस समय सीखे थे। एक छोटी सी किताब भी है जिसका नाम है द यंग मैन्स कैंपेनियन, जिसमें से उसने बहुत सावधानी से अच्छे व्यवहार और सही जीवन जीने के नियमों का एक सेट कॉपी किया था। आजकल 12 साल की उम्र के बहुत कम लड़के ऐसी किताब पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन दिनों बच्चों के लिए किताबें नहीं होती थी और वास्तव में बड़े लोगों के लिए भी बहुत कम किताबें होती थी। जॉर्ज ने जो कहावतें और बुद्धिमानी भरी बातें कॉपी की थी वे निसंदेह उनके लिए बहुत दिलचस्प थी, इतनी दिलचस्प कि उनमें से कई को कभी नहीं भुलाया जा सका। यंग मैन कैंपेनियन में कई अन्य चीजें भी हैं और हमारे पास यह मानने का कारण है कि जॉर्ज ने उन सभी का अध्ययन किया है।
इसमें अंकगणित और सर्वेक्षण पर छोटे छोटे अभ्यास है, भूमि और लकड़ी की माप के नियम है तथा नोट, कर्म और अन्य कानूनी दस्तावेजों के लिए प्रपत्रों का एक सेट है। निसंदेह इन चीजों का ज्ञान उनके लिए कई किताबों को पढ़ने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। जॉर्ज ने मिस्टर विलियम के स्कूल में और क्या क्या पढ़ा होगा यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस दौरान वह एक मोटा मर्दाना लड़का बन रहा था, लंबा और मजबूत और अच्छे व्यवहार वाला। और उसके दोनों भाई और वह खुद सोचने लगे थे कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे क्या करना चाहिए। हर गर्मियों में एक बार एक जहाज नदी के रास्ते बागान तक आता था और किनारे के पास खड़ा हो जाता था। यह दूर इंग्लैंड से समुद्र पार करके आया था और यह उन लोगों के लिए बहुत सी चीजें लाया था जो उनका मूल्य चुकाने में सक्षम थे। वह जॉर्ज की माँ और बहनों के लिए टोपी और सुंदर कपड़े लाया। वह शायद अपने लिए एक टोपी और एक दर्जी द्वारा तैयार किया गया सूट लाया। वह औजार और फर्नीचर लाया और एक बार उसके भाई के लिए लंदन में बनी एक पीली गाड़ी भी लाया। जब ये सारी चीजें किनारे पर ले ली जाती तो जहाज अपने पाल फहराता और नदी के पार अन्य बागानों में माल छोड़ने के लिए आगे बढ़ जाता। कुछ सप्ताह बाद यह वापस आ जाएगा और पुनः उसी स्थान पर खड़ा कर दिया जाएगा। फिर किनारे पर बहुत व्यस्तता थी। पिछले साल उगाए गए तंबाकू को जहाज पर लाद कर इंग्लैंड के बड़े तंबाकू बाजारों में ले जाना पड़ता था। बागान में काम करने वाले दास आगे पीछे दौड़ रहे थे, बैरल घुमा रहे थे और तंबाकू की गांठें उठाकर नीचे ले जा रहे थे। इंग्लैंड में मित्रों को पत्र लिखे गए और अगले वर्ष वापस लाए जाने वाले सामान के लिए आदेश दिए गए। लेकिन एक दो दिन में यह सारी हलचल खत्म हो गई। पाल फिर से फैला दिए गए और जहाज समुद्र पार अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। जॉर्ज ने इस जहाज को हर साल आते जाते देखा था जब से उसे याद है। उसने सोचा होगा कि विदेशी देशों में जाना और वहां की कई अद्भुत चीजों को देखना कितना सुखद होगा। और फिर कई अन्य सक्रिय लड़कों की तरह वह खेत पर शांत जीवन से थकने लगा और उसकी इच्छा हुई कि वह नाविक बन जाए। वह अब लगभग 14 वर्ष का था। अपने पिता की मृत्यु के बाद से उसकी मां को अपने 5 बच्चों के साथ रापाहनाक पर अपने खेत की देखभाल करना और हर साल के अंत में सब कुछ बराबर करना कठिन काम लगता था। क्या यह समय नहीं था कि जॉर्ज को अपने लिए कुछ कमाना चाहिए? लेकिन उसे क्या करना चाहिए? वह समुद्र में जाना चाहता था। उसके भाई लॉरेंस और यहां तक कि उसकी मां ने भी सोचा कि यह सबसे अच्छी बात हो सकती है। जॉर्ज जैसा होशियार लड़का ज्यादा दिन तक आम नाविक नहीं रहेगा। वह जल्द ही राजा की नौसेना में ऊंचे पद पर पहुंच जाएगा। कम से कम उसके दोस्तों को तो यही लगता था। और इस तरह मामला आखिरकार सुलझ गया। परिवार के एक परिचित समुद्री कप्तान ने जॉर्ज को अपने साथ ले जाने पर सहमति जताई। उसे कुछ ही समय में रवाना होना था। वह दिन आ गया। उसकी माँ, उसके भाई, उसकी बहनें सभी उसे अलविदा कहने के लिए वहां मौजूद थे। लेकिन इसी बीच उसकी माँ के पास उसके चाचा का एक पत्र आया जो इंग्लैंड में रहते थे। पत्र में लिखा था, यदि आप लड़के के भविष्य के बारे में चिंतित हैं तो उसे समुद्र में न जाने दें। राजा की नौसेना में स्थान पाना आसान नहीं है। यदि वह नाविक के रूप में शुरुआत करता है तो वह कभी कुछ और नहीं बन पाएगा। पत्र ने जॉर्ज की मां को आश्वस्त कर दिया। इससे उसके भाइयों को भी आधा विश्वास हो गया कि समुद्र में जाना एक दुखद गलती होगी। लेकिन जॉर्ज अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह जिद्दी था। वह तर्क नहीं सुनता था। वह एक नाविक था। जहाज नदी में उसका इंतजार कर रहा था। उसे जहाज पर ले जाने के लिए एक नाव उतरी हुई थी। वह छोटा सा बक्सा जिसमें उसके कपड़े रखे थे किनारे पर ले जाया गया। जॉर्ज वहां जाने के विचार से बहुत खुश था। अलविदा मां, उसने कहा। वह दरवाजे पर खड़ा होकर घर के अंदर देखने लगा। उसे उन लोगों के दयालु चेहरे दिखाई दिए जिनसे वह प्यार करता था। उन्हें छोड़कर जाने के विचार से उसे बहुत दुख होने लगा। अलविदा जॉर्ज। उसने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे। उसने उन्हें उसके गालों पर बहते देखा। अब उसे पता चल गया था कि वह नहीं चाहती थी कि वह जाए। वह उसका दुख नहीं देख सकता था।
माँ, मैंने अपना मन बदल लिया है, उसने कहा। मैं नाविक नहीं बनूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वह दरवाजे के पास इंतजार कर रहे काले लड़के की ओर मुड़ा और बोला, नीचे उतरो और उनसे कहो कि संदूक को जहाज पर न रखे। उनसे कहो कि मैंने इस मामले पर अलग विचार किया है और मैं घर पर ही रहूंगा। यदि जॉर्ज ने अपना मन नहीं बदला होता, बल्कि वास्तव में समुद्र में चले गए होते, तो इस देश का इतिहास कितना अलग होता। अब वह पहले से ज्यादा बेहतर इच्छा शक्ति के साथ पढ़ाई करने लगा, और हालांकि उसने बहुत कम किताबें पढ़ी, फिर भी उसने बहुत कुछ सीखा जो उसके जीवन में काम आया। उसने सर्वेक्षण का विशेष ध्यान से अध्ययन किया और खुद को ज्ञान की उस शाखा में उतना ही गहन बनाया जितना कि बहुत कम लाभों के साथ संभव था। लॉरेंस वाशिंगटन अपने भाई जॉर्ज से लगभग 14 वर्ष बड़े थे। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, वह इंग्लैंड गए थे और उन्होंने कुछ समय एप्पलबी स्कूल में बिताया था। उन्होंने कुछ समय के लिए राजा की सेना में सेवा की थी और वेस्ट इंडीज में एडमिरल वार्नोन के स्क्वाड के साथ काम किया था। एडमिरल के प्रति उनका इतना गहरा लगाव हो गया था कि घर आने पर उन्होंने हंटिंग क्रीक स्थित अपने बागान का नाम बदल दिया और उसका नाम माउंट वार्नोन रख दिया, जिस नाम से वह बागान आज भी जाना जाता है। माउंट वार्नोन से कुछ ही दूरी पर वेलवायर नामक एक और बढ़िया बागान था, जिसका मालिक विलियम फेयरफैक्स था, जो एक बहुत धनी और प्रभावशाली अंग्रेज सज्जन था। अब इस मिस्टर फेयरफैक्स की एक छोटी बेटी थी, जो जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान थी, और इसलिए लॉरेंस वाशिंगटन को क्या करना चाहिए था, सिवाय इसके कि वह उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए कहे। उसने माउंट वार्नोन में एक बड़ा घर बनवाया, जिसके सामने पोटोमैक पर एक बड़ा सा बरामदा था, और जब मिस फेयरफैक्स मिसेज वाशिंगटन बन गई और इस घर की मालकिन बन गई, तो लोगों ने कहा कि पूरे वर्जीनिया में इससे सुंदर या खुश युवा जोड़ा नहीं हो सकता। युवा जॉर्ज वाशिंगटन ने समुद्र में जाने के बारे में अपना मन बदल लिया था, इसलिए वह अपने बड़े भाई के पास रहने के लिए माउंट वार्नोन चले गए। लॉरेंस को लड़के से बहुत प्यार था और वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता था जैसा उसके पिता करते थे। माउंट वार्नोन में जॉर्ज ने सर्वेक्षण का अध्ययन जारी रखा। उसके पास एक कंपास और सर्वेयर चेन थी, और शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जब वह बागानों में जाकर रेखाएं न खींचता हो और अपने भाई के खेतों को न नापता हो। कभी कभी वह जब इस तरह के काम में व्यस्त रहता था, तो वेलवोयर से एक लंबा सफेद बालों वाला सज्जन उसके काम को देखने और उससे बात करने के लिए आता था। यह सज्जन सर थॉमस फेयरफॉक्स थे, जो वेलबोयर के मालिक के चचेरे भाई थे। वह 8 साल का था और हाल ही में वर्जीनिया में अपनी जमीनों की देखभाल करने के लिए इंग्लैंड से आया था, क्योंकि वह पहाड़ों और जंगली जंगलों के बीच कई हजार एकड़ जमीन का मालिक था। सर थॉमस एक दरबारी बूढ़े सज्जन थे और उन्होंने दुनिया का बहुत कुछ देखा था। वह एक अच्छे विद्वान थे, वह एक सैनिक थे और फिर एक विद्वान व्यक्ति थे, और वह एक अमीर और कुलीन परिवार से थे। कुछ ही समय में वह और जॉर्ज अच्छे दोस्त बन गए। अक्सर वे सुबह साथ में बातें करते या सर्वेक्षण करते हुए बिताते, और दोपहर में वे नौकरों और शिकारी कुत्तों के साथ जंगल और पहाड़ियों में लोमड़ियों का शिकार करते और उसका बढ़िया खेल खेलते। और जब थॉमस फेयरफॉक्स ने देखा कि उनका युवा मित्र कितना साहसी है और वह जो कुछ भी करता है उसमें कितना सटीक और सावधान रहता है, तो उन्होंने कहा, यह एक ऐसा लड़का है जो महान चीजों का वादा करता है, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। सर्दी खत्म होने से पहले उसने जॉर्ज के साथ ब्लू रिज पर्वतों के पार स्थित अपनी जमीनों का सर्वेक्षण करने का सौदा किया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस समय पहाड़ों के पश्चिम का लगभग पूरा इलाका जंगली और अनजान इलाका था। दरअसल वर्जीनिया का पूरा पश्चिमी हिस्सा एक अखंड जंगल था, जहां सिर्फ कहीं कहीं शिकारियों का डेरा या किसी साहसी जंगल के आदमी की एकांत झोपड़ी थी। लेकिन सर थॉमस को उम्मीद थी कि जमीन का सर्वेक्षण करके और उसके कुछ हिस्से को खेतों में बदलकर लोगों को वहां बसने के लिए राजी किया जा सकता है, और कॉलोनी में यह काम उनके युवा मित्र जॉर्ज वाशिंगटन से बेहतर कौन कर सकता था।
मार्च 1748 का वह एक चमकीला दिन था जब जॉर्ज पहाड़ों के पार अपनी पहली यात्रा पर निकले। उनके साथ केवल वेलवायर के विलियम फेयरफॉक्स का एक छोटा बेटा था। दोनों दोस्त अच्छे घोड़ों पर सवार थे और दोनों के पास बंदूकें थी। क्योंकि जंगल में बढ़िया शिकार होता था, पहाड़ की खाई से होकर वे लगभग 100 मील दूर थे, जहां से वे आगे के देशों में पहुंचे। चूंकि वहां कोई सड़क नहीं थी, बल्कि जंगल के बीच से केवल रास्ते थे, इसलिए वे बहुत तेजी से यात्रा नहीं कर सकते थे। कई दिनों के बाद वे शेनान होड़ की खूबसूरत घाटी में पहुंचे। जब उन्होंने अपना सर्वेक्षण शुरू किया, वे कुछ दूर तक नदी के ऊपर गए, फिर वे नदी पार करके दूसरी तरफ उतर गए। आखिरकार वे पोटोमैक नदी पर पहुंचे, जहां पर हार्पर फेरी है। रात में वे कभी कभी जंगल में कैंप फायर के पास सोते थे, तो कभी किसी प्रवासी या शिकारी की झोंपड़ी में। वे अक्सर भीगते और ठंडे रहते थे। वे अपने मांस को कोयले के ऊपर लकड़ियों पर भूनकर पकाते थे। वे बिना बर्तन के खाते थे और बहती हुई धाराओं से पानी पीते थे। एक दिन वे भारतीयों के एक समूह से मिले, जो पहले लाल लोग थे जिन्हें उन्होंने देखा था। वे 30 लोग थे जिनके शरीर पर असली जंगली शैली के रंग लगे थे, क्योंकि वे किसी अन्य जनजाति के साथ युद्ध से घर लौट रहे थे। भारतीय युवा सर्वेक्षकों के प्रति बहुत दोस्ताना थे। शाम हो चुकी थी और उन्होंने पेड़ों के नीचे एक बड़ी आग जलाई। फिर उन्होंने उसके चारों ओर अपना युद्ध नृत्य किया और देर रात तक गाते चिल्लाते और खेल खेले। जॉर्ज और उसके दोस्त के लिए यह एक अजीब दृश्य था, लेकिन वे साहसी युवक थे और खतरा अधिक होने के बावजूद वे डरने वाले नहीं थे। जंगल में उन्होंने कई अन्य रोमांचक अनुभव किए, जिनके बारे में मैं आपको इस छोटी सी किताब में नहीं बता सकता। जंगली जानवरों का शिकार करना, नदियों में तैरना, पहाड़ों पर चढ़ना। लेकिन अप्रैल के मध्य में वे सुरक्षित रूप से माउंट वर्नोन लौट आए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रथम यात्रा का उद्देश्य सर थॉमस फेयरफैक्स की विशाल वन संपदा के विस्तार के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना था। यह जानना कि सबसे समृद्ध निचली भूमि कहाँ है तथा सर्वोत्तम शिकार भूमि कहाँ है। युवकों ने वास्तव में कोई सर्वेक्षण नहीं किया था, वे तो खोजबीन कर रहे थे। जॉर्ज वाशिंगटन ने हर चीज का विवरण एक छोटी सी नोटबुक में लिख रखा था, जिसे वह अपने साथ रखते थे। सर थॉमस उन युवकों द्वारा लाई गई रिपोर्ट से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ब्लू रिज पार जाने तथा अपना शेष जीवन अपनी जमीन पर बिताने का मन बना लिया। और इसलिए उसी गर्मियों में उन्होंने विशाल जंगल के बीच में एक शिकार लॉज बनाया, जिसे उन्होंने ग्रीनवे कोर्ट नाम दिया। यह एक बड़ा और चौकोर घर था, जिसमें चौड़ी गैबल्स और एक लंबी छत थी, जो लगभग जमीन तक ढलान वाली थी। जब वह इस लॉज में रहने आए, तो उन्होंने सोचा कि वह जल्द ही एक शानदार हवेली बनाएंगे और वहां एक भव्य घर बनाएंगे, जैसे कि इंग्लैंड में उसके घर हुआ करते थे। लेकिन समय बीतता गया और लॉज विशाल और आरामदायक होने के कारण वह अभी भी उसमें रहते थे और उन्होंने दूसरा घर बनाने का विचार टाल दिया। वाशिंगटन अब 17 साल के हो चुके थे। सर थॉमस फेयरफैक्स के प्रभाव से उन्हें पब्लिक सर्वेयर नियुक्त किया गया और अब उन्हें ग्रीनवे कोर्ट में अपना ज्यादातर समय बिताना था और जो काम उन्होंने शुरू किया था उसे जारी रखना था। 3 साल के ज्यादातर समय तक वह जंगलों और पहाड़ों में काम करते रहे, सर थॉमस की जमीनों का सर्वेक्षण करते रहे और सर थॉमस उन्हें अच्छा वेतन देते थे। हर दिन के लिए एक डबलून यानी $8.24, और अगर काम बहुत कठिन होता तो उससे भी ज्यादा। लेकिन ऐसे भी समय थे जब युवा सर्वेक्षक काम पर नहीं जाते थे, बल्कि अपने अच्छे दोस्त सर थॉमस के साथ ग्रीनवे कोर्ट में रहते थे। बूढ़े सज्जन के पास एक पुस्तकालय जैसा कुछ था, और जिन दिनों में वे न तो काम कर सकते थे और न ही शिकार कर सकते थे, जॉर्ज अपना समय पढ़ने में बिताते थे। उन्होंने स्पेक्टेटर और इंग्लैंड का इतिहास और संभवतः कुछ अन्य पुस्तकें पढ़ी, और ऐसा हुआ कि युवा वाशिंगटन ने सर्वेक्षण में जो 3 वर्ष बिताए वे उनके लिए बहुत लाभदायक रहे। खुली हवा में काम करने से उन्हें स्वास्थ्य और शक्ति मिली, उन्हें साहस और आत्मनिर्भरता मिली। वे जंगल के लोगों,
और जंगली इंडियंस के तौर तरीकों से परिचित हुए, और सर थॉमस फेयरफॉक्स से उन्होंने पुराने इंग्लैंड के इतिहास, कानूनों और अन्य मामलों के बारे में बहुत कुछ सीखा। और जो कुछ भी उन्होंने करने या सीखने का बीड़ा उठाया, उसमें वे सावधान, व्यवस्थित और पूरी तरह से लगे रहे। उन्होंने कोई भी काम अनुमान से नहीं किया। उन्होंने कभी भी कोई काम आधा अधूरा नहीं छोड़ा। और मैं आपको बता दूं कि इसी में किसी भी पेशे में सफलता का राज छिपा है। आप पहले ही जान चुके हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश के उस पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया था जो अटलांटिक महासागर की सीमा पर है। आप यह भी जान चुके हैं कि उन्होंने तट के किनारे 13 बड़ी बस्तियां बना ली थी, जबकि पहाड़ों के पश्चिम का पूरा विशाल क्षेत्र जंगली और अज्ञात भूमि बना हुआ था। अब क्योंकि अंग्रेज वे पहले श्वेत लोग थे जिन्होंने मेन से जॉर्जिया तक फैली तट रेखा को देखा था, इसलिए उन्होंने उस रेखा के पश्चिम की सारी भूमि पर अपना दावा पेश कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि यह जमीन कितनी दूर तक फैली हुई है। वे इसकी बड़ी नदियों, इसके विशाल जंगलों, इसके ऊंचे पहाड़ों, इसके समृद्ध मैदानों के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। उन्हें उन इंडियंस के दावों की कोई परवाह नहीं थी जिनके घर वहां थे। उन्होंने कहा, महासागर से महासागर तक की सारी भूमि इंग्लैंड के राजा की है। लेकिन ऐसे अन्य लोग भी थे जिन्हें इस मामले पर कुछ कहना था। फ्रांसीसी लोगों ने मिसिसिपी नदी का अन्वेषण किया था। उन्होंने ग्रेट लेक्स पर नौकायान किया था। उनके शिकारी और जाल बिछाने वाले लोग पश्चिमी जंगलों में घूम रहे थे। उन्होंने इंडियंस के साथ संधियां की थी और उन्होंने जल मार्गों के किनारे किनारे यहां वहां व्यापारिक चौकियां बनाई थी। उन्होंने कहा, अंग्रेज लोग पहाड़ों और समुद्र के बीच की अपनी जमीन की पट्टी रख सकते हैं, लेकिन ये महान नदी घाटियां और झीलों के आसपास का यह देश हमारा है, क्योंकि हम ही सबसे पहले इनका अन्वेषण और उपयोग करने वाले थे। अब लगभग उसी समय जब जॉर्ज वाशिंगटन नाविक बनने के विचार के बारे में सोच रहे थे, वर्जीनिया के कुछ धनी बागान मालिकों को एलेघेनीज के पश्चिम में एक उपजाऊ क्षेत्र के बारे में अद्भुत कहानियां सुनने को मिली, जो एक महान नदी से सिंचित था तथा शिकार और फर वाले जानवरों से समृद्ध था। इस क्षेत्र को नदी के नाम पर ओहियो देश कहा जाता था, और जिन लोगों ने इसके बारे में जानने के लिए सबसे अधिक प्रयास किया, वे इस बात से संतुष्ट थे कि किसी समय यह क्षेत्र उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जो इसे नियंत्रित करेंगे। और इसलिए इन वर्जीनिया के बागान मालिकों और कुछ अंग्रेजों ने ओहियो कंपनी नामक एक कंपनी बनाई, जिसका उद्देश्य देश का पता लगाना और वहां व्यापारिक चौकियां और बस्तियां स्थापित करके पैसा कमाना था। और इस कंपनी के मुख्य मैनेजरों में से एक लॉरेंस वाशिंगटन थे। लॉरेंस वाशिंगटन और उनके भाई जॉर्ज अक्सर इस उद्यम के बारे में बात करते थे। लॉरेंस ने कहा, हमें फ्रांसीसियों से परेशानी होगी। उन्होंने पहले ही ओहियो क्षेत्र में लोगों को भेज दिया है और वे हर तरह से यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जमीन उनकी है। जॉर्ज ने कहा, ऐसा लगता है कि हमें उन्हें बलपूर्वक बाहर निकालना होगा। हाँ, और संभवतः कुछ कठिन लड़ाई होगी, लॉरेंस ने कहा, और तुम्हें एक युवा व्यक्ति के रूप में इसमें हाथ बंटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके बाद लॉरेंस ने कॉलोनी के गवर्नर को जॉर्ज को वर्जीनिया के एडजुटेंट जनरलों में से एक नियुक्त करने के लिए राजी किया। जॉर्ज केवल 19 वर्ष का था, लेकिन अब वह मेजर वाशिंगटन था और अमेरिका के सबसे होनहार सैनिकों में से एक था। यद्यपि जॉर्ज वाशिंगटन ने अपना अधिकांश समय ग्रीनवे कोर्ट में बिताया, फिर भी वे माउंट वर्नोन को अपना घर कहते थे। शरद ऋतु में घर लौटते समय, जब वह 20 वर्ष के थे, उन्होंने पाया कि स्थिति बहुत खराब है तथा उनमें बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। उनका भाई लॉरेंस बहुत बीमार था। वास्तव में वह लंबे समय से बीमार था। उन्होंने इंग्लैंड जाने की कोशिश की थी। उन्होंने गर्म झरनों पर एक गर्मियां बिताई थी, लेकिन सब बेकार गया। वह हर दिन अपनी ताकत खो रहे थे। बीमार आदमी को ठंड के मौसम का डर था। अगर वह सर्दी शुरू होने से पहले गर्म वेस्ट इंडीज चला जाता तो शायद उसकी जिंदगी लंबी हो जाती। क्या जॉर्ज उनके साथ जाएगा? कोई भी प्रेम में भाई ऐसी विनती को अस्वीकार नहीं कर सकता। पश्चिमी भारत के व्यापारिक जहाज के कप्तान ने
उन्हें ले जाने पर सहमति व्यक्त की, और इसलिए जबकि सितंबर का महीना अभी भी सुखद था, दोनों वाशिंगटन जहाज बारबाडोसा के लिए रवाना हुए, जो तब भी अंग्रेजों का था और आज भी है। यह पहली बार था जब जॉर्ज अपनी जन्मभूमि से बाहर गया था, और यह आखिरी बार भी साबित हुआ। उसने जो कुछ भी देखा उसका ध्यानपूर्वक ध्यान रखा, और एक छोटी सी नोटबुक में, जो उसके पास हमेशा रहती थी, उसने यात्रा का संक्षिप्त विवरण लिखा। बारबाडोस में रहने के 3 सप्ताह बाद ही उन्हें चेचक हो गया, और 1 महीने तक वे बहुत बीमार रहे। इसलिए वेस्ट इंडीज में उनकी सर्दियां बहुत सुखद नहीं रहीं। फरवरी में दोनों भाई माउंट वर्नोन घर लौट आए। यात्रा से लॉरेंस का स्वास्थ्य बेहतर नहीं हुआ था। वह अब बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन वह जुलाई तक जीवित रहा, जब उसकी मृत्यु हो गई। लॉरेंस वाशिंगटन ने अपनी वसीयत में माउंट वर्नोन की अपनी शानदार संपत्ति और अपनी सारी बाकी संपत्ति अपनी छोटी बेटी को दे दी। लेकिन जॉर्ज को बेटी का अभिभावक बनना था, और उसकी मृत्यु की स्थिति में उसकी सारी संपत्ति उसकी अपनी होनी थी। और इस तरह 21 साल की उम्र से पहले ही जॉर्ज वाशिंगटन माउंट वर्नोन में वर्जीनिया की सबसे अमीर जागीरों में से एक के प्रबंधक के रूप में बस गए। कुछ ही समय बाद उनकी छोटी भतीजी की मृत्यु ने उन्हें इस जागीर का मालिक बना दिया, और बेशक एक बहुत अमीर आदमी भी। लेकिन कुछ ही समय में ऐसी घटनाएं घटी कि उन्हें अपने शांतिपूर्ण रोजगार से दूर होना पड़ा। अगले ही साल की शुरुआत में वर्जीनिया में खबर आई कि फ्रांसीसी ओहियो के किनारे किले बना रहे हैं और वहां के भारतीयों से दोस्ती कर रहे हैं। इसका मतलब यह था कि वे अंग्रेजों को उस देश से बाहर रखना चाहते थे। वर्जीनिया के गवर्नर ने सोचा कि इस मामले पर बोलने का समय आ गया है। उन्होंने उन फ्रांसीसी लोगों के पास एक पत्र के साथ एक संदेशवाहक भेजा, जिसमें बताया गया कि सारी जमीन अंग्रेजों की है और किसी को भी इस पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने जो पहला संदेशवाहक भेजा था, वह फ्रांसीसी व्यक्ति से 100 मील की दूरी पर पहुंचने से पहले ही घबरा गया और यह कहकर वापस चला गया कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि ऐसे कार्य के लिए किसी साहसी व्यक्ति को ही चुना जाना चाहिए। गवर्नर ने कहा, मैं मेजर जॉर्ज वाशिंगटन को भेजूंगा। वह बहुत युवा है, लेकिन वह कॉलोनी का सबसे बहादुर आदमी है। अब तत्परता उन चरित्र लक्षणों में से एक थी जिसने जॉर्ज वाशिंगटन को महान व्यक्ति बनाया, और बाद में वे महान व्यक्ति बन गए। और इसलिए जिस दिन उन्हें अपनी नियुक्ति मिली, उसी दिन वे ओहियो क्षेत्र के लिए निकल पड़े। वह अपने साथ 3 गोरे शिकारी, 2 भारतीय और एक मशहूर जंगलवासी जिसका नाम क्रिस्टोफर गिस्ट था, को ले गए। 1 या 2 छोटे तंबू और यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने वाली कुछ चीजें घोड़ों की पीठ पर बांध ली गई। वे उत्तर पश्चिम दिशा में जंगलों से आगे बढ़े और आखिरकार वेनंको नामक स्थान पर पहुंचे, जो पिट्सबर्ग से बहुत दूर नहीं है। यह फ्रांसीसी लोगों की पहली चौकी थी, और यहां वाशिंगटन ने कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे उनकी योजनाओं के बारे में बात सुनी। फिर उत्तर की ओर लंबी यात्रा के बाद वे एक दूसरे किले में पहुंचे। यहां फ्रांसीसी कमांडर था और उसने वाशिंगटन का बहुत ही दयालुता से स्वागत किया। वाशिंगटन ने उन्हें वह पत्र दिया जो वे जॉर्जिया के गवर्नर से लेकर आए थे। कमांडेंट ने उसे पढ़ा और 2 दिन बाद उसे उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस पत्र को फ्रांसीसी गवर्नर को भेज देंगे, लेकिन ओहियो क्षेत्र के संबंध में उन्हें इसे अपने पास रखने का आदेश दिया गया था और वे ऐसा करना चाहते थे। बेशक वाशिंगटन इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह बात साफ थी कि यह खबर बिना किसी देरी के वर्जीनिया तक पहुंचाई जानी चाहिए। अब मध्य सर्दियों का मौसम था। चूंकि इस समय कोई घोड़ा बिना पगडंडी वाले जंगल से होकर नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें पैदल ही अपना रास्ता तय करना पड़ा। इसलिए केवल वनवासी गिस्ट के साथ उन्होंने अपनी राइफल और बस्ता कंधे पर उठाया और साहसपूर्वक घर की ओर चल पड़े। यह एक भयानक यात्रा थी। जमीन बर्फ से ढकी हुई थी, नदियां जमी हुई थी, जंगल में कोई रास्ता नहीं था। अगर गिस्ट इतना अच्छा जंगलवासी न होता तो वे शायद ही वर्जीनिया को फिर कभी देख पाते। एक बार एक भारतीय ने
पेड़ के पीछे से वाशिंगटन पर गोली चलाई। एक बार बहादुर युवक नदी में तैरती बर्फ के नीचे गिर गया और गिस्ट के न होने पर डूब गया होता। आखिरकार वे मोनोगाहेला नदी के किनारे पर एक व्यापारी के घर पहुंचे। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और मौसम के सुधरने तक वहीं रहने का आग्रह किया गया। लेकिन वाशिंगटन ने इसमें देरी नहीं की। इसके 16 दिन बाद वे वर्जीनिया वापस आ गए और गवर्नर को अपनी सारी कहानी बताई तथा फ्रांसीसियों से निपटने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अपनी राय दी। अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि यदि अंग्रेज ओहियो क्षेत्र और विशाल पश्चिमी क्षेत्र जिस पर वे अपना दावा करते थे उस पर कब्जा करना चाहते थे तो उन्हें इसके लिए लड़ना होगा। वर्जीनिया के लोग युद्ध के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे, लेकिन उनके गवर्नर फ्रांसीसियों से हारने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जॉर्ज वाशिंगटन को वर्जीनिया सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया और ओहियो क्षेत्र में भेजने के लिए एक सेना तैयार की। बसंत ऋतु की शुरुआत में कर्नल वाशिंगटन अपने 150 सैनिकों के साथ ओहियो के मुख्य जल क्षेत्र की ओर देश भर में मार्च कर रहे थे। यह एक छोटी सी सेना थी जो उस क्षेत्र पर कब्जा कर चुके हजारों फ्रांसीसी और इंडियंस के खिलाफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन अन्य अधिकारियों से अपेक्षा की गई थी कि वे अधिक शक्तिशाली बलों के साथ उनके पीछे पीछे आएंगे। मई के अंत में छोटी सेना मोनोगाहेला घाटी में पहुंच गई और ग्रेट डिमोज नामक स्थान पर एक किले का निर्माण शुरू किया। इस समय तक फ्रांसीसी और इंडियंस जाग चुके थे और उनमें से सैकड़ों लोग ओहियो क्षेत्र को अंग्रेजों से बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। नदी के ऊपर आ रहे उनके स्काउटिंग दलों में से एक का सामना वाशिंगटन से हुआ, जिसमें 40 लोग थे। फ्रांसीसी इस स्थान पर किसी शत्रु की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। वे केवल 32 थे और इनमें से केवल एक ही बच निकला। 10 मारे गए और बाकी को बंदी बना लिया गया। यह वाशिंगटन की पहली लड़ाई थी और उसे इस पर जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गर्व था। उसने अपने कैदियों को वर्जीनिया भेज दिया और अब वह अपने मुट्ठी भर आदमियों के साथ उन सभी फ्रांसीसी और इंडियंस का सामना करने के लिए तैयार था जो उसके खिलाफ आ सकते थे। और वे आए भी, और उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा संख्या में। उन्होंने जल्दी से जल्दी, अगर संभव हो तो, उस किले को खत्म करने की कोशिश की जिसका निर्माण शुरू हो चुका था। लेकिन वे इसके तैयार होने से पहले ही उस पर टूट पड़े। उनके पास एक के मुकाबले 4 आदमी थे। उन्होंने किले को घेर लिया और उसकी छोटी वर्जीनियाई सेना को घेर लिया। कर्नल वाशिंगटन क्या कर सकते थे? उनके सैनिक पहले से ही आधे भूखे थे। किले में बहुत कम खाना था और पाने का कोई रास्ता नहीं था। फ्रांसीसी नेता ने पूछा कि क्या उन्हें नहीं लगता कि आत्मसमर्पण करना बुद्धिमानी होगी? वाशिंगटन को इस विचार से ही नफरत थी, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता था। फ्रांसीसी ने कहा, यदि आप अपने लोगों को सीधे घर भेज देंगे तो मुझे वचन देंगे कि वे और सभी वर्जीनिया वासी अगले 12 महीनों तक ओहियो क्षेत्र से बाहर रहेंगे, तो आप जा सकते हैं। वह हो गया था। वाशिंगटन निराशा से भरकर माउंट वर्नोन वापस चले गए थे, लेकिन उन्हें पहले से कहीं ज्यादा लड़ने की इच्छा हो रही थी। अब वे 22 वर्ष के थे। इस बीच इंग्लैंड के राजा को पता चला कि कैसे फ्रांसीसी ओहियो के किनारे किले बना रहे हैं और कैसे वे अपने व्यापारियों को ग्रेट लेक्स और मिसिसिपी की घाटी में भेज रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि हम उन्हें इसी तरह चलते रहने देंगे तो वे जल्द ही उस विशाल पश्चिमी देश को हमसे छीन लेंगे। और इसलिए अगली ही सर्दियों में उन्होंने जनरल एडवर्ड ब्रेडाक के नेतृत्व में एक सेना भेजी ताकि फ्रांसीसियों को अमेरिका के उस हिस्से से बाहर खदेड़ दिया जाए और साथ ही उनके इंडियन मित्रों को भी सबक सिखाया जाए। फरवरी 1755 में जनरल ब्रेडाक और उनके सैनिक वर्जीनिया के एलेक्जेंड्रिया में शिविर में गए। चूंकि एलेक्जेंड्रिया माउंट वर्नेन से कुछ ही मील की दूरी पर था, इसलिए वाशिंगटन ने वहां जाकर वहां की शानदार व्यवस्था को देखा और अधिकारियों से परिचित हुए। जब जनरल ब्रेडाक ने सुना कि यह वही युवक है जिसने ओहियो क्षेत्र में इतनी हिम्मत से कदम रखा है, तो उन्होंने उसे अपने स्टाफ में जगह देने की पेशकश की। यह बात वाशिंगटन को बहुत पसंद आई, क्योंकि उसके लिए सैनिक बनने से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं था। सेना को रवाना होने के लिए तैयार होने में कई सप्ताह लग गए और फिर यह इतनी धीमी गति से आगे बढ़ी
कि जुलाई तक मोनोगेला तक नहीं पहुंच सकी। अपनी सुंदर वर्दी में सैनिकों ने पूरे देश में नियमित क्रम में मार्च करते हुए शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। अमेरिका के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जनरल ब्रैडॉक से कहा था कि उनका सबसे बड़ा खतरा झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिपे अदृश्य शत्रुओं से होगा। वे आपके वनवासियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, ब्रैडॉक ने कहा, लेकिन राजा के प्रशिक्षित सैनिकों के लिए वे कोई परेशानी नहीं पैदा कर सकते। लेकिन सेना अभी मोनोगेला नदी पार ही कर पाई थी कि उस पर अदृश्य दुश्मनों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जंगल में जंगली लोगों की चीखें गूंजने लगी। सैनिकों को पता नहीं था कि गोलीबारी का जवाब कैसे दिया जाए। उन्हें बाड़े में बंद जानवरों की तरह गोली मार दी गई। लोगों को पेड़ों की शरण में चले जाना चाहिए, यह वाशिंगटन की सलाह थी। लेकिन ब्रैडॉक ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें क्रम में रहना चाहिए और उसी तरह लड़ना चाहिए जैसे उन्हें लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वाशिंगटन ने दिन बचाने के लिए इधर उधर दौड़ लगाई। उनके नीचे 2 घोड़ों को गोली मारी गई। 4 गोलियां उसके कोट के आर पार हो गई और फिर भी वह सुरक्षित रहे। इंडियंस ने सोचा कि वह एक जादुई जीवन जी रहा है, क्योंकि उसमें से कोई भी उन्हें नहीं मार सका। यह एक भयानक घटना थी। युद्ध से ज्यादा यह एक नरसंहार की तरह था। ब्रैडॉक के 700 बेहतरीन सैनिक और उसके आधे से ज्यादा अधिकारी मारे गए या घायल हो गए, और यह सब तबाही 200 फ्रांसीसी और पेड़ों के पीछे छिपे लगभग 600 इंडियंस ने मचाई थी। आखिरकार ब्रैडॉक ने पीछे हटने का आदेश दिया। जल्द ही यह पीछे हटने के बजाय एक जंगली पलायन बन गया। और फिर भी अगर वाशिंगटन न होते तो यह बहुत बुरा होता। जनरल खुद भी घातक रूप से घायल हो गए थे। वाशिंगटन के अलावा कोई और नहीं था जो भयभीत सैनिकों को साहस दे सके और उन्हें हार की जगह से सुरक्षित निकाल सके। युद्ध के 4 दिन बाद जनरल ब्रैडॉक की मृत्यु हो गई और सेना के बचे हुए हिस्से, जिसका नेतृत्व अब कर्नल डनबर कर रहे थे, पूर्वी बस्तियों की ओर वापस लौट आए। फ्रांसीसियों के विरुद्ध उस दुर्भाग्यपूर्ण अभियान में भाग लेने वाले सभी लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति था जिसने इसमें कोई प्रसिद्धि प्राप्त की, और वह थे कर्नल जॉर्ज वाशिंगटन। वह माउंट वर्नोन वापस चले गए और चाहते थे कि उन्हें फिर कभी ओहियो क्षेत्र में न भेजा जाए। वर्जीनिया के लोग इस बात से इतने भयभीत थे कि कहीं फ्रांसीसी और इंडियंस अपनी जीत के बाद बस्तियों पर हमला न कर दें। इसलिए उन्होंने अपनी कॉलोनियों की रक्षा के लिए जल्दी से 1000 लोगों की एक रेजिमेंट खड़ी कर दी, और वे कर्नल वाशिंगटन का इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने उन्हें कॉलोनी की सभी नेताओं का कमांडर बना दिया ताकि वे उनके साथ जो चाहे कर सकें। मिसिसिपी घाटी पर कब्जा करने के लिए फ्रांसीसी सेना के साथ युद्ध अब लगभग शुरू हो चुका था। इसे समाप्त होने में 7 साल से ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन अधिकांश लड़ाई उत्तर में न्यूयॉर्क और कनाडा में लड़ी गई थी, और इसलिए वाशिंगटन और उसके वर्जीनिया के सैनिक किसी भी महान कार्य में अपनी अलग पहचान नहीं बना सके। उनका काम कॉलोनी की पश्चिमी सीमा पर नजर रखना था ताकि इंडियंस लोग पहाड़ों को पार करके बस्तियों पर हमला न कर दें। एक बार युद्ध के मध्य में वाशिंगटन एक कंपनी के साथ उसी देश में गए जहां उन्होंने कभी क्रिस्टोफर ग्रिस्ट के साथ पैदल यात्रा की थी। फ्रांसीसियों ने ओहियो नदी के उद्गम स्थल पर एक किला बनाया था और उन्होंने इसका नाम फोर्ट ड्यूक्स ने रखा था। जब उन्होंने सुना कि वाशिंगटन आ रहा है तो उन्होंने किले में आग लगा दी और नावों में सवार होकर नदी के किनारे भाग गए। अंग्रेजों ने उसी स्थान पर एक नया किला बनवाया और उसे फोर्ट पिट नाम दिया, और तब से पिट्सबर्ग शहर वहीं बसा है। और अब वाशिंगटन ने छोटी वर्जीनिया सेना के कमांडर के रूप में अपना पद त्याग दिया। शायद वह युद्ध से थक गए थे। शायद माउंट वार्नोन के उनके बड़े बागान को उनकी देखभाल की जरूरत थी। हम नहीं बता सकते, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ दिनों बाद उनकी शादी श्रीमती मार्था कस्टिस से हुई, जो एक खूबसूरत युवा विधवा थी और कॉलोनी की राजधानी विलियम्सबर्ग से कुछ ही दूरी पर एक बढ़िया संपत्ति की मालिक थी। यह जनवरी 1759 की बात है। लगभग उसी समय उन्हें वर्जीनिया के हाउस ऑफ बैक्सेस का सदस्य चुना गया, और 3 महीने बाद वे कॉलोनी के लिए कुछ नए कानून बनाने में अपना योगदान देने के लिए विलियम्सबर्ग गए।
वह अब 27 साल के हो चुके थे। वे युवा होने के बावजूद कॉलोनी के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और पूरे देश में सबसे बहादुर अमेरिकी सैनिक के रूप में जाने जाते थे। उत्तर में युद्ध अभी भी जारी था। अधिकांश वर्जीनिया वासियों को यह बहुत दूर की बात लग रही थी। आखिरकार 1763 में शांति संधि हुई। फ्रांसीसी पराजित हो गए थे और उन्हें अपना सब कुछ अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। उन्होंने न केवल ओहियो देश और पूरा महान पश्चिम खो दिया, बल्कि कनाडा भी खो दिया। और अब कई सालों तक वाशिंगटन एक देहाती सज्जन की तरह जीवन व्यतीत करते रहे। उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था। अपने बागानों की देखभाल करना, अपने खेल प्रेमी पड़ोसियों के साथ लोमड़ियों का शिकार करना और हर साल कुछ समय विलियम्सबर्ग के हाउस ऑफ बर्गेसेंस में बैठना। वे 6 फीट से ज्यादा लंबे आदमी थे। उनकी शक्ल सूरत और शालीनता साफ साफ बता रही थी यह कोई आम आदमी नहीं है। वे व्यापार में चतुर थे। वे वर्जीनिया में सबसे अच्छे घुड़सवार और सबसे अच्छे पैदल यात्री थे और खेती के बारे में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। और इस प्रकार माउंट वर्नोन में वर्ष काफी सुखद ढंग से बीते और बहुत कम लोग थे जिन्होंने उन महान घटनाओं और परिवर्तनों का सपना देखा था जो शीघ्र ही घटित होने वाले थे। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय, जो 13 उपनिवेशकों के शासक थे, उन्होंने कई मूर्खतापूर्ण कार्य किए थे। उन्होंने उपनिवेशवासियों को अपने देश के अलावा अन्य देशों के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए थे। उन्होंने उन्हें ऊन और सन से कपड़ा बुनने के लिए कारखाने बनाने की अनुमति नहीं दी। वह उन्हें मजबूर करना चाहता था कि वे अपना सारा माल इंग्लैंड से खरीदें तथा अपना अनाज, तंबाकू और कपास वहां भेजकर उसका भुगतान करें। और अब फ्रांस के साथ लंबे युद्ध के बाद वह उस युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए उपनिवेशवासियों से भारी कर वसूलना चाहता था। उन्हें कर चुकाए बिना एक कप चाय भी नहीं पीनी चाहिए। उन्हें लिखने के लिए स्टाम्प पेपर खरीदे बिना किसी दस्तावेज या नोट पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कॉलोनी में चाय कर और स्टाम्प अधिनियम के कारण बहुत उत्साह था। विलियम्सबर्ग के हाउस ऑफ बर्गेसंस में पैट्रिक हेनरी नामक एक युवा ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया। उसमें उसने कहा कि राजा को उनकी सहमति के बिना उन पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जॉर्ज वाशिंगटन ने वह भाषण सुना और उसे अपनी स्वीकृति दी। कुछ समय बाद खबर आई कि बोस्टन में उपनिवेशवादियों ने चाय से भरा एक जहाज समुद्र में फेंक दिया है। इस पर कर चुकाने के बजाय वे चाय पीना ही नहीं चाहते थे। फिर थोड़ी देर बाद एक और खबर आई। राजा ने बोस्टन बंदर का बंद कर दिया था और किसी भी जहाज को अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी थी। इससे भी अधिक, उसने लोगों को वश में रखने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी और उन्हें बोस्टन में तैनात किया। अब पूरा देश जाग उठा था। इसका मतलब क्या था? क्या राजा उपनिवेशवासियों से वे सारी आजादियां छीनना चाहता था जो मनुष्यों को बहुत प्रिय है? उपनिवेशों को एकजुट होना चाहिए और खुद की रक्षा और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कुछ करने पर सहमत होना चाहिए। ऐसा करने के लिए प्रत्येक उपनिवेश को फिलाडेल्फिया में प्रतिनिधियों को भेजने के लिए कहा गया ताकि वे इस मामले पर चर्चा कर सकें और देख सकें कि सबसे अच्छा क्या होगा। जॉर्ज वाशिंगटन वर्जीनिया से आए प्रतिनिधियों में से एक थे। शुरू करने से पहले उन्होंने हाउस ऑफ बार्गेसंस में एक शानदार भाषण दिया। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं 1000 लोगों को इकट्ठा करूंगा, अपने खर्च पर उनका भरण पोषण करूंगा और उन्हें बोस्टन की मदद के लिए ले जाऊंगा। लेकिन बोस्टन तक मार्च करने का समय अभी नहीं आया था। विभिन्न उपनिवेशों से आए प्रतिनिधि 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया के कारपेंटर हॉल में इकट्ठे हुए। तब से उनकी बैठक को अमेरिका की प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। 51 दिनों तक उन बुद्धिमान, विचारशील लोगों ने उस महान प्रश्न पर चर्चा की जिसने उन्हें एक साथ लाया था। उपनिवेशवासी उन दमनकारी कानूनों से बचने के लिए क्या कर सकते थे जिन्हें इंग्लैंड का राजा उन पर थोपने की कोशिश कर रहा था। कई प्रभावशाली भाषण दिए गए, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन चुप रहे। वह बोलने वाले नहीं बल्कि काम करने वाले थे। अंततः कांग्रेस ने राजा को एक संबोधन भेजने का निर्णय लिया जिसमें उन्हें उपनिवेशवासियों के अधिकारों की याद दिलाई
तथा विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया गया कि वे अपने अन्यायपूर्ण कानूनों को लागू न करें। और फिर जब सब कुछ हो चुका जो किया जा सकता था, तो वाशिंगटन माउंट वर्नेन स्थित अपने घर, अपने परिवार और दोस्तों, अपने बड़े बागानों, अपने लोमड़ी शिकार और देहाती सज्जन के रूप में अपने सुखद जीवन में वापस चले गए। लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह वे भी जानते थे कि अधिक गंभीर कार्य निकट ही था। उस पूरी सर्दी में उपनिवेश के लोग चिंतित और भयभीत थे। क्या राजा उनकी याचिका पर कोई ध्यान देगा या वह उन्हें अपने अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर करेगा? फिर बसंत में बोस्टन से खबर आई कि मामला दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। उस शहर में तैनात सैनिक दिन ब दिन और भी ज्यादा अहंकारी और दबंग होते जा रहे हैं। राजा के एक अधिकारी ने कहा, इन लोगों के शहर को तहस नहस कर देना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए। 19 अप्रैल को राजा के सैनिकों की एक टुकड़ी बोस्टन से कुछ मील दूर कानकार्ड की ओर रवाना हुई ताकि वहां रखे कुछ बारूद को जब्त कर सके। कुछ उपनिवेशवादियों ने लेक्सिंगटन में उनका सामना किया और वहां लड़ाई हुई। यह उस लंबे युद्ध की पहली लड़ाई थी जिसे आमतौर पर क्रांति कहा जाता है। वाशिंगटन अब फिर से उत्तर की ओर जा रहे थे। मई में फिलाडेल्फिया में दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बैठक होनी थी और वे फिर से वर्जीनिया से एक प्रतिनिधि थे। कांग्रेस के शुरुआती दिनों में उनसे ज्यादा व्यस्त कोई नहीं था। कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों को उनसे बेहतर नहीं समझता था। किसी भी व्यक्ति की बात को उनसे ज्यादा सम्मान से नहीं सुना जाता था और फिर भी वे बहुत कम बोलते थे। हर दिन वह हाल में नीली और पीली वर्दी पहनकर आते थे जो वर्जीनिया कर्नल के तौर पर उनकी थी। यह कहने जैसा था, लड़ाई का समय आ गया है और मैं तैयार हूं। कांग्रेस ने राजा को एक और विनम्र याचिका भेजना उचित समझा जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे लोगों को उनके न्यायोचित अधिकारों से वंचित न करें। इस बीच बहादुर लोग राजा के सैनिकों के हिंसा से लोगों की रक्षा करने के लिए बोस्टन की ओर बढ़ रहे थे। युद्ध शुरू हो चुका था और इसमें कोई संदेह नहीं था। कांग्रेस के लोगों को अब इस युद्ध के लिए प्रबंध करने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने पूछा, हमारी औपनिवेशिक सेना का कमांडर इन चीफ कौन होगा? ऐसा सवाल सुनना उचित नहीं था क्योंकि इसका एक ही जवाब हो सकता था, जॉर्ज वाशिंगटन के अलावा और कौन। अमेरिका में कोई भी अन्य व्यक्ति युद्ध के बारे में इतना नहीं जानता था जितना कि वे। कोई भी अन्य व्यक्ति कमान संभालने के लिए इतना उपयुक्त नहीं था। 15 जून को मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स के प्रस्ताव पर उन्हें इस जिम्मेदार पद पर नियुक्त किया गया। अगले दिन उन्होंने कांग्रेस के सामने एक छोटा सा विनम्र लेकिन महान भाषण दिया। उन्होंने उस संस्था के सदस्यों से कहा कि वे अपने देश की सेवा स्वेच्छा से और यथासंभव अच्छे से करेंगे, लेकिन पैसे के लिए नहीं। वे उनके जरूरी खर्चे तो उठा सकते हैं, लेकिन वे अपनी सेवाओं के लिए कभी कोई वेतन नहीं लेंगे। और इसलिए अपने सभी निजी हितों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने तुरंत उस महान कार्य को अपने हाथ में ले लिया जो उन्हें सौंपा गया था। उन्होंने यह काम न तो लाभ के लिए किया और न ही सम्मान के लिए, बल्कि अपने साथियों के प्रति कर्तव्य की भावना के कारण किया। 8 थकाऊ सालों तक वे अपने देश की सेवा में खुद को भूल गए। अपनी नियुक्ति के 2 सप्ताह बाद जनरल वाशिंगटन बोस्टन के पास कैम्ब्रिज पहुंचे और अपनी सेना की औपचारिक कमान संभाली। यह एक छोटी सी सेना थी, खराब कपड़े पहने हुए, खराब हथियारों से लैस, लेकिन हर आदमी के दिल में देश के प्रति प्यार था। यह पहली अमेरिकी सेना थी। लेकिन वाशिंगटन ने मामलों को इतनी अच्छी तरह से संभाला कि जल्द ही उसके कच्चे सैनिक सेवा के लिए अच्छी स्थिति में आ गए और उसने बोस्टन के राजा के सैनिकों पर इतना दबाव डाला कि एक और गर्मी से पहले वे जहाज लेकर उस शहर से दूर जाने के लिए तैयार हो गए जिस पर उन्होंने इतने लंबे समय तक आक्रमण किया था और उसे परेशान किया था। अगली जुलाई की 4 तारीख को फिलाडेल्फिया शहर में बहुत हलचल मची हुई थी। कांग्रेस स्टेट हाउस के हॉल में बैठी हुई थी। सड़कें लोगों से भरी हुई थी। हर कोई चिंतित लग रहा था, हर कोई असमंजस में था। पुरुष राज्य भवन के चारों ओर भीड़ लगाकर सुन रहे थे। अब कौन बोल रहा है? एक ने पूछा। जवाब मिला, जॉर्ज एडम्स। और अब कौन बोल रहा है? डॉक्टर फ्रैंकलिन। अच्छा,
उन्हें उसकी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि क्या सबसे अच्छा है। फिर बाहर शांति छा गई, क्योंकि हर कोई सुनना चाहता था कि महान डॉक्टर फ्रैंकलिन क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वही प्रश्न फिर पूछा गया, अब कौन बोल रहा है? और जवाब मिला, वर्जीनिया के थॉमस फेसरसन। उन्होंने और फ्रैंकलिन ने ही इसे लिखा था। क्या लिखा? क्यों? बेशक, स्वतंत्रता की घोषणा। थोड़ी देर बाद किसी ने कहा, वे जल्द ही इस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या वे इस पर हस्ताक्षर करने का साहस रखेंगे? हिम्मत? वे अन्यथा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इंग्लैंड के राजा के कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा, उन्होंने दुनिया के सभी हिस्सों के साथ हमारा व्यापार बंद कर दिया है। एक अन्य ने कहा, उन्होंने हमारी सहमति के बिना हमें कर चुकाने के लिए मजबूर किया है। तीसरे ने कहा, उसने हमारे शहरों को जलाने और हमारे लोगों को मारने के लिए अपने सैनिकों को हमारे बीच भेजा है। चौथे ने कहा, उन्होंने इंडियंस को हमारा दुश्मन बनाने की कोशिश की है। वे सभी इस बात पर सहमत थे कि वह एक अत्याचारी और स्वतंत्र लोगों का शासक बनने के लिए अयोग्य है। स्वतंत्र और स्वतंत्र राज्य है, और होने भी चाहिए। इसके तुरंत बाद हॉल के ऊपर ऊंचे टावर की घंटी बजने लगी। यह हो गया। लोग चिल्ला उठे। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। हाँ, हर कॉलोनी ने इसके लिए वोट किया है। दरवाजे के सबसे नजदीक खड़े लोगों ने कहा, इंग्लैंड का राजा अब हम पर शासन नहीं करेगा। और इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में आया। 13 उपनिवेश अब 13 राज्य बन गए। इस समय तक वाशिंगटन और उनकी सेना उपनिवेशवादियों के रूप में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रही थी। वे राजा को उसके द्वारा बनाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करने के लिए बाध्य करने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अब उन्हें स्वतंत्रता और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। धीरे धीरे आप अपने इतिहास में पढ़ेंगे कि वाशिंगटन ने युद्ध का संचालन कितनी बुद्धिमानी और बहादुरी से किया। आप जानेंगे कि कैसे उन्होंने लॉन्ग आइलैंड और व्हाइट प्लेन्स में राजा के सैनिकों का सामना किया, कैसे उन्होंने तैरती बर्फ के बीच डेलावेयर को पार किया और ट्रेटन से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, कैसे उसने मॉरिस टाउन में सर्दियां बिताई, कैसे उन्होंने वैली फोर्ज में कष्ट झेले, कैसे उन्होंने जर्मन टाउन और मॉनमाउथ और यॉर्क टाउन में युद्ध लड़ा। 6 साल तक संघर्ष चलता रहा। इधर उधर घूमते रहे, निर्देशन और योजना बनाते रहे, हर प्रकार की निराशा का सामना करते हुए संघर्ष करते रहे। 8 वर्ष बीत गए और फिर शांति आ गई, क्योंकि स्वतंत्रता मिल गई थी और हमारा देश हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गया। 2 नवंबर 1783 को वाशिंगटन ने अपनी सेना को अलविदा कहा। 23 दिसंबर को उन्होंने सेनापति के पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि वाशिंगटन को स्वयं को इस देश का राजा बना लेना चाहिए, और वास्तव में उन्होंने ऐसा किया होता, क्योंकि लोगों का प्यार और आभार इतना महान था। लेकिन महापुरुष ने ऐसे सुझावों को नकार दिया। उन्होंने कहा, यदि आपके मन में अपने देश के लिए कोई सम्मान है या मेरे लिए कोई सम्मान है, तो उन विचारों को निकाल दें और फिर कभी उनके बारे में न बोलें। वाशिंगटन अब 52 वर्ष के हो चुके थे। देश अभी भी अस्थिर स्थिति में था। सच है कि यह अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त था, लेकिन राज्यों को एक साथ रखने के लिए कोई मजबूत सरकार नहीं थी। प्रत्येक राज्य अपने आप में एक छोटा सा देश था, जो अपने स्वयं के कानून बनाता था और अपने स्वार्थी उद्देश्य रखता था। अपने साथी राज्यों के प्रति कोई खास सम्मान नहीं रखता था। लोग संयुक्त राज्य अमेरिका को एक महान अविभाजित राष्ट्र के रूप में नहीं देखते थे। इस प्रकार हालात काफी खराब हो गए, तथा जैसे जैसे महीने बीतते गए हालात और भी बदतर होते गए। बुद्धिमान लोगों ने देखा कि जब तक राज्यों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, तब तक उनकी स्थिति अंग्रेजी राजा द्वारा शासित होने से बेहतर नहीं होगी। और इसलिए फिलाडेल्फिया में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, ताकि यह तय किया जा सके कि देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। जॉर्ज वाशिंगटन को इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया, और किसी भी व्यक्ति के शब्दों का उनके शब्दों से अधिक महत्व नहीं था। उन्होंने कहा, आइए हम एक मानक स्थापित करें जिस तक बुद्धिमान और ईमानदार लोग पहुंच सकें।
यह सब ईश्वर के हाथ में है। उस सम्मेलन ने एक महान और अद्भुत कार्य किया, क्योंकि उसने संविधान का निर्माण किया, जिसके द्वारा हमारा देश तब से शासित हो रहा है। और इसके तुरंत बाद उस संविधान के अनुसार देश की जनता से राष्ट्रपति चुनने का आह्वान किया गया। यह राष्ट्रपति कौन होना चाहिए? वह वाशिंगटन के अलावा और कौन हो सकता है? जब चुनावी मतों की गिनती हुई तो प्रत्येक वोट वर्जीनिया के जॉर्ज वाशिंगटन के पक्ष में था, और इसलिए 16 अप्रैल 1789 को महान व्यक्ति ने फिर से माउंट वर्नोन और निजी जीवन को अलविदा कहा और न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वाशिंगटन शहर अभी तक नहीं बना था और न्यूयॉर्क हमारे देश की पहली राजधानी थी। उस समय रेलमार्ग नहीं थे, इसलिए यात्रा एक बग्घी में की थी। रास्ते भर लोग अपने नायक राष्ट्रपति को देखने और उन्हें अपना प्यार दिखाने के लिए इकट्ठे हुए। 30 अप्रैल को न्यूयॉर्क के पुराने फेडरल हॉल में उनका शपथ ग्रहण हुआ। लोगों ने चिल्लाकर कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन अमर रहे। फिर तोपों की गर्जना हुई, घंटियां बजी और संयुक्त राज्य अमेरिका की नई सरकार, वह सरकार जो आज हमारे पास है, उसने अपना अस्तित्व शुरू किया। अपने शपथ ग्रहण के समय वाशिंगटन की आयु 57 वर्ष थी। शायद किसी भी व्यक्ति को इससे ज्यादा मुश्किल काम करने के लिए कभी नहीं बुलाया गया। पूरी सरकार को शुरू से ही बनाया जाना चाहिए और इसकी सारी मशीनरी को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। लेकिन वे लोगों की उम्मीदों पर इतनी अच्छी तरह से खरे उतरे कि जब उनका पहला कार्यकाल समाप्त होने वाला था तो वे पुनः राष्ट्रपति चुने गए और उन्हें सभी चुनावी वोट मिले। अपने इतिहास में आप उन कई मुश्किल कामों के बारे में जानेंगे जो उन्होंने देश के शुरुआती वर्षों में किए थे। इंग्लैंड के साथ नई परेशानियां थी, इंडियंस के साथ परेशानियां थी, देश के कानून निर्माताओं के बीच ईर्ष्या और मतभेद थे। लेकिन इन सभी परीक्षणों के बीच वाशिंगटन दृढ़, बुद्धिमान, शांत, इस बात से अवगत थे कि वही सही था और जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। उनके दूसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही लोग उन्हें तीसरी बार चुनने की बात करने लगे थे। वे देश के सर्वोच्च पद पर किसी और व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें डर था कि किसी और व्यक्ति को वे बड़ी जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जा सकती जिन्हें उन्होंने इतनी शान से निभाया था। लेकिन वाशिंगटन ने घोषणा की कि वह फिर से पद स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार अब मजबूत स्थिति में थी। ऐसे अन्य लोग भी थे जो इसके मामलों को समझदारी और अच्छी तरह से मैनेज कर सकते थे, और इसलिए सितंबर 1796 में उन्होंने अपना विदाई भाषण प्रकाशित किया। यह बुद्धिमानी और स्वास्थ्यवर्धक सलाह से भरा था। संविधान पर हमलों से सावधान रहें। उन लोगों से सावधान रहें जो अपने देश से ज्यादा अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं। शिक्षा को बढ़ावा दें, न्याय का पालन करें, सभी देशों के साथ सद्भावना से पेश आएं, सही रास्ते पर चलें, एकजुट रहें, अपने देश से प्यार करें। ये कुछ बातें थी जो उन्होंने कही। जॉन एडम्स, जो 8 वर्षों तक उपराष्ट्रपति रहे थे, को नया राष्ट्रपति चुना गया और वाशिंगटन पुनः माउंट वर्नोन चले गए। अपने घरेलू जीवन के आनंद में वाशिंगटन अपने देश को नहीं भूले। वास्तव में सार्वजनिक मामलों के बारे में जानकारी न रखना उनके लिए कठिन रहा होगा, क्योंकि लोग हमेशा इस या उस उपाय के बारे में मदद और सलाह मांगने के लिए उनके पास आते रहते थे। राष्ट्र के महानतम व्यक्तियों का मानना था कि उन्हें यह जानना चाहिए कि देश के कल्याण के लिए सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण और सर्वोत्तम क्या है। उनकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद एक अप्रत्याशित संकट खड़ा हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक और युद्ध हुआ। फ्रांसीसी बहुत चिंतित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस झगड़े में शामिल हो जाए। जब वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने गाली गलौज की, हमारे सरकारी अफसरों का अपमान किया, युद्ध की धमकी दी। पूरा देश जाग उठा। कांग्रेस ने सेना बनाने और नौसेना बनाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए, लेकिन सेना का नेतृत्व कौन करे? सभी की निगाहें फिर से वाशिंगटन की ओर मुड़ गई। उन्होंने एक बार देश को बचाया था, वे इसे फिर से बचा सकते हैं। राष्ट्रपति ने उनसे पूछा कि क्या वे फिर से कमांडर इन चीफ बनेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि वे ऐसा करेंगे, लेकिन शर्त है कि वे अपने सहायकों का चयन करेंगे। लेकिन जब तक फ्रांसीसी वास्तव में इस देश पर आक्रमण नहीं करते, तब तक उनसे मैदान में जाने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।
और इस तरह अंत में जनरल वाशिंगटन फिर से अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। लेकिन इस बार कोई लड़ाई नहीं होनी है। फ्रांसीसी देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को डराया नहीं जा सकता। वे देखते हैं कि सरकार को नहीं भगाया जा सकता। वे अपना दुर्व्यवहार छोड़ देते हैं और मित्र बनने के लिए तैयार हैं। वाशिंगटन का काम अब पूरा हो चुका था। 12 दिसंबर 1799 को वे अपने घोड़े पर सवार होकर अपने खेतों की ओर निकल पड़े। मौसम ठंडा है, बर्फ गिर रही है, लेकिन वे 2 या 3 घंटे तक बाहर रहते हैं। अगली सुबह उनका गला खराब हो जाता है, उन्हें सर्दी लग जाती है। बर्फ अभी भी गिर रही है, लेकिन वे फिर बाहर निकल जाएंगे। रात में उनका गला बहुत खराब हो जाता है, उन्हें दवा लेने की सलाह दी जाती है। ओह नहीं, वे जवाब देते हैं, आप जानते हैं कि मैं सर्दी के लिए कुछ नहीं लेता। लेकिन रात में उनकी हालत और खराब हो जाती है। अगली सुबह जल्दी ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। बहुत देर हो चुकी है, उनकी हालत तेजी से बिगड़ती जा रही है। वे जानते हैं कि अंत निकट है। सब ठीक है, वे कहते हैं, और ये उनके अंतिम शब्द थे। वाशिंगटन की मृत्यु 14 दिसंबर 1799 को हुई। वे लगभग 68 वर्ष तक जीवित रहे। उनकी अचानक मृत्यु से पूरा देश सदमे में था। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना कोई खास दोस्त खो दिया हो। उनके लिए अनेकों शोक सभाएं की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में उनके अंतिम संस्कार के अवसर पर उनके मित्र हेनरी ली ने भाषण दिया था। युद्ध में प्रथम, शांति में प्रथम तथा अपने देशवासियों के हृदय में प्रथम, निजी जीवन के विनम्र और स्नेही दृश्यों में भी वे किसी से कम नहीं थे। धर्मपरायण, न्यायप्रिय, मानवीय, संयमी, एकनिष्ठ, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली। उनका उदाहरण उनके आसपास के सभी लोगों के लिए शिक्षाप्रद था तथा उनके उदाहरण के प्रभाव स्थायी थे। ऐसा था वह आदमी जिसे अमेरिका ने खो दिया है। ऐसा था वह आदमी जिसके लिए महान देश शोक मना रहा है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। इस तरह की महान हिंदी ऑडियो बुक्स सुनने के लिए YouTube के अलावा आप Spotify, Amazon म्यूजिक और Apple पॉडकास्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। आप वहां पर यश माकर द्वारा रिकॉर्डेड और HindiAudiobook.com द्वारा प्रकाशित सभी तरह के हिंदी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।